तो चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रोविंशियल किंगडम्स और डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। और यहाँ पर मैंने नॉर्थ इंडिया का मतलब आपको क्या समझाया है कि जैसे ये ये नॉर्थ इंडिया हमने अपनी सहूलियत के लिए लिया है। देखिए, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया का मीनिंग, ये हम अपनी सहूलियत के लिए देख रहे हैं और किसी पर्पज से नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ नॉर्थ इंडिया का मतलब हमने ये समझा कि ये था दिल्ली, ये है दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत से निकला कौन सा, बहमनी, और इसी से निकला, इधर अगर हम बना दें ये वाला हिस्सा इस तरह से और भी बड़ा, तो ये हो गया विजय नगर। तो ये दो को छोड़कर दिल्ली सल्तनत से इन डेक्कन और विजयनगर यानी साउथ इंडिया को छोड़कर जितने भी और छोटे छोटे, ये गुजरात, मेवाड़, मालवा, कश्मीर, इधर जौनपुर, बंगाल, ये जितने भी हैं इंडिपेंडेंट हुए दिल्ली सल्तनत से, इन सब को हमने क्या नाम रखा है, नॉर्थ इंडिया। ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया। अब बंगाल को हमें किस में पढ़ना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया में पढ़ना पड़ेगा। गुजरात को हमको वेस्ट इंडिया में पढ़ना पड़ेगा। कश्मीर को नॉर्थ इंडिया में पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, पूरा मिला जुलाकर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हमने क्या किया, हमने मात्र 3 हिस्से बना दिए। कह दिया कि ये दिल्ली है, एक बहमनी डेक्कन, एक विजयनगर साउथ इंडिया, और बचे कुचे जितने भी है बंगाल, गुजरात, मेवाड़, मालवा, कश्मीर, जौनपुर, सबको मान लो नॉर्थ। और वाकई में अगर देखा जाए और अगर हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो हमें पता है कि इंडिया से कौन सी रेखा यहाँ से पास होती है ना, अरे क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो हमने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में यानी बहमनी और विजयनगर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में सबको नॉर्थ मान लो। और उसी में आपका गुजरात भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे कटेगा कटेगा, नहीं तो मान लेते हैं गुजरात भी आ जाएगा, उसी में बंगाल भी आ जाएगा, उसी में आपका मेवाड़ भी आ जाएगा, मालवा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। मध्य प्रदेश वाला हिस्सा मालवा का हो गया, राजस्थान मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, मेवाड़ राजस्थान में चला गया, गुजरात गुजरात में है ही है, बंगाल बंगाल हमें पता ही है। तो इस तरह से हमने अपनी सहूलियत के लिए नॉर्थ इंडिया इसको नाम दिया है। बुक्स में अब जब आप जाओगे तो बुक्स में नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, इस तरह से आप वेस्टर्न इंडिया, इस तरह से आपको नाम मिलेंगे। हम उतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपल सा 3 हिस्से मानते हैं, डेक्कन, साउथ इंडिया और बाकी सब नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए अपने हिसाब से डिवीजन किया। ठीक, यहाँ हम लोग जोग्राफिकल नहीं मान के हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से हिस्टोरिकल पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पहला बंगाल कर लिया, मेवाड़ यानी कि राजपूताना कर लिया, मेवाड़ है राजपूताना। इसके बाद क्या करा, मालवा ये भी कर लिया, गुजरात ये भी कर लिया। अब हमारे पास है कश्मीर, एक इम्पोर्टेंट स्टेट है कश्मीर या प्रोविंस। ठीक है, तो कश्मीर की कहानी आज हम लोग जानेंगे। इसके बाद कश्मीर के बाद हमारे पास बचेगा एक जौनपुर और एक बहुत छोटा सा खानदेश, बस। तो आज हम लोग इन तीनों को कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो पहला शुरुआत करते हैं कश्मीर से। कश्मीर वैसे भी देखा जाए तो
इंडिया के लिए एक बहुत ही क्या है, कंट्रोवर्शियल स्टेज में, कंट्रोवर्शियल कह लीजिए, इंडिया के लिए हमेशा एक तरह से आज़ादी के बाद से कश्मीर की हिस्ट्री तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट हमें वहाँ नहीं, हमें तो कब की बात करनी है, हमें तो एंशियंट कहिए या मिडवल टाइम में कश्मीर की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानना है। जो मॉडर्न टाइम का कश्मीर की सिचुएशन है वो तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत हद तक देखा है और समझा भी है। बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंटरनेशनल रिलेशन में समझेंगे, और जो जोग्राफिकल कंडीशन थी वो हम लोगों ने जोग्राफी में देख रखा है। कश्मीर को कहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, कैसे कैसे डिवीज़न हुआ था, और कौन सा हिस्सा कहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC कहाँ, अक्साई चीन है, कहाँ पर नुब्रा वैली है, कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, क्या स्ट्रेटजिक पॉइंट है, कहाँ पर टाइगर हिल्स है, ये सब क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस है, कहाँ पर पैंगोंग लेक है जो अभी वर्तमान में इंडिया और चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक वार्म सिचुएशन बन गई थी पैंगोंग लेक, और क्या उसमें फिंगर 8 है, फिंगर 12, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर आते हैं कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री को, बैकग्राउंड को समझने के लिए। तो देखिए कश्मीर की हिस्ट्री देखा जाए तो कहीं जो सबसे अधिक और जिसको सबसे अधिक मान्यता मिली हुई है कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर, वो उस बुक का नाम है राज तरंगिनी। क्या नाम है? राज तरंगिनी, राज तरंगिनी ऑफ कलहन। कलहन नामक राइटर जो हैं, सॉरी कलहन है ना, कलहन, कलहन ये क्या है, ये राइटर हैं, और ये राज तरंगिनी क्या है, बुक है। और इस बुक राज तरंगिनी में कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। कश्मीर के बारे में लिखा हुआ यानी कोई बुक अगर हमें मिली है जिसको हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उस बुक का नाम है राज तरंगिनी, रिटन बाय कलहन। ठीक है। और ये राज तरंगिनी क्या कहती है, इसमें कलहन ने क्या लिखा है, तो वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। राज तरंगिनी में कलहन ने लिखा है कि जो मतलब उसमें तो खैर राज तरंगिनी में तो उन्होंने सारे राजाओं के बारे में लिखा है, पर जो माइथोलॉजी कहती है राज तरंगिनी के बाद में बताता, अभी माइथोलॉजी समझिए। जो हिंदू माइथोलॉजी है, क्या है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी जो है, हिंदू माइथोलॉजी, ये पहले आपको बता देता हूँ। तो माइथोलॉजी की बातें थोड़ी माइथोलॉजिकल ही होंगी, इनका जो रियलिटी है उससे थोड़ा सा दूर नाता रिश्ता दूर दूर तक का रहता है, रियलिटी से ये थोड़े दूर होते हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है कि कश्मीर पहले एक लेक था। कश्मीर वाज हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, कश्मीर वाज ए लेक। कहने का मतलब है कि दो पहाड़ों के बीच में, माउंटेन्स के बीच में क्या है, ये वैली है। तो कश्मीर क्या है, एक वैली है। कश्मीर वैली जब भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा, कश्मीर वैली। तो कश्मीर एक वैली है, लेकिन आज इसको हम वैली कह रहे हैं, लेकिन बहुत पहले ये क्या थी, एक लेक थी, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक झील थी। क्या थी यहाँ पर, ये पूरा क्या था, वाटर, यानी कि एक लेक था। ठीक। तो इस लेक के पास एक ऋषि आए जिनका नाम था कश्यप। कौन आए, कश्यप ऋषि। इस लेक के पास आए ऋषि कश्यप। कौन आए, ऋषि
कश्यप। और ये जो ऋषि कश्यप थे ये मारीच के बेटे थे। ऋषि कश्यप मारीच के बेटे थे और मारीच ब्रह्मा जी का पुत्र था, ऐसा कहा जाता है। तो आप वहां मत जाइए, बस इतना समझिए कि ऋषि कश्यप कश्मीर जो लेक था वहां पहुंचे। इन्होंने क्या किया, जो यहां पर एक बारामूला हिल्स के बीच में एक गैप, जिसको बारामूला पास कहा जाता है ना, तो बारामूला के पास इन्होंने कट करते करते एक गैप बना दिया। और गैप बनाने से जो कश्मीर लेक का पानी था ये ड्रेन हो गया। कहाँ पर गैप बनाया? गैप इन द हिल्स ऑफ बारामूला। कहाँ पर? बारामूला। इसको हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वाराहमूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाराहमूला। यही वाराहमूला क्या हुआ, उसका अशुद्ध वर्जन है बारामूला। तो जब यहां से पानी पूरी तरह से ड्रेन हो गया तो अब बहुत बड़ा एरिया क्या हो गया, एक सूखा एरिया मिल गया, उपजाऊ एरिया मिल गया। क्योंकि सिल्ट तो रहेगा ना लेक का, कई हजारों साल पुराना लेक था, उसका पानी ड्रेन हुआ तो वहाँ जो सिल्ट जमा थी वो तो उपजाऊ हो गई। बहुत समय बाद वो कीचड़ भी सूख गया। तो इन सब की वजह से फिर उस लेक के हिस्से को, जो अब पानी ड्रेन होने के बाद क्या बन गया, एक वैली के रूप में दिखने लगा। तो वहाँ पर कश्यप ने ब्राह्मण्स को बुलाकर सेटल किया, यानी कि उनको बुलाया और कहा आप लोग यहाँ रहिए, और रहते रहते वो बन गई कश्मीर वैली। ये है हमारी हिंदू माइथोलॉजी की कहानी। लेकिन कश्मीर के राजाओं के बारे में या और बाकी कुछ जो लोगों द्वारा देखी गई और सुनी हुई बातें हैं वो कहाँ से मिलती हैं? राज तरंगिणी से मिलती हैं। राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो ये तो देखिए, ये तो हिंदू माइथोलॉजी हो गई। तो हिंदू माइथोलॉजी की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि कश्मीर नाम का एक लेक था, उस लेक के पास एक ऋषि आए, कश्यप ऋषि। उन्होंने बारामूला हिल्स पे क्या किया, एक गैप बना दिया कट करके। गैप बनाते ही कश्मीर लेक का सारा पानी निकल गया। इस वजह से वहाँ पर अब कश्मीर नाम की एक सूखी वैली हो गई, बट वो काफ़ी फर्टाइल थी उस लेक के सिल्ट की वजह से। और फिर वहाँ पर कश्यप ऋषि ने ब्राह्मणों को बुलाकर सेटल किया, यानी कि वहाँ पर रहने को कहा, और वो रहते रहते आज उनकी संख्या बढ़ गई और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती और वहाँ पर ब्राह्मणों का निवास स्थान बना। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब बात आती है कि जब ब्राह्मण वहाँ थे, यानी कि हिंदू थे, तो फिर वहाँ मुस्लिम कैसे पहुँचे? ये भी तो है ना। वहाँ हिंदू जब थे, कश्यप ऋषि ने हिंदुओं को बुलाया, तो फिर वहाँ पर मुस्लिम कैसे आए? तो इसके बारे में एक अरब ट्रैवलर अल बरूनी से पता चलता है। किससे? अल बरूनी नामक जो अरब ट्रैवलर है उसने कुछ लिखा है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ पता चलता है। तो लिखिएगा, चाहे तो इसको, इस पॉइंट को लिखिए। अल बरूनी ने क्या लिखा है, लिखिए। अरब ट्रैवलर, अरब ट्रैवलर अल बरूनी, अल बेरूनी हाँ, वो मतलब ये यहाँ चाहे तो लिख लीजिए कि द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज रिटेन बाय कलहन इन हिज बुक राज तरंगिनी। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज रिटेन बाय कलहन इन हिज बुक राज तरंगिनी ड्यूरिंग मिड 12th century।
द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कलहन इन हिज बुक राज तरंगिनी इन मिड 12th सेंचुरी। ठीक, तो देखिए जो मेन सोर्स है किसका, कश्मीर का, वो राज तरंगिनी है, और दूसरा ये है अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी ने जो कहा, तो अल बरूनी ने कहा कि अल बरूनी इन हिज अल बरूनी इन हिज वर्क अल in his work remarked Kashmir as al-Hind, al-Hind, al-Hind क्यों? क्योंकि al-Hind that entry, देखिए that entry into Kashmir was not allowed even to the Hindus who were not known personally to the local nobles, अल बरूनी अपने वर्क में कहता है, अल बरूनी जो बुक लिखी उस बुक में वो कहता है एक जगह कि कश्मीर को अल हिंद, क्या, अल हिंद कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कि कश्मीर में किसी बाहरी का प्रवेश क्या था, मतलब किसी बाहरी को एंट्री देते ही नहीं थे, आउटसाइडर्स के लिए एंट्री बैन थी। यहाँ तक कि अगर वो हिंदू है तो भी आप एंट्री नहीं कर सकते थे कश्मीर में, जब तक वहाँ का कोई लोकल नोबेल आपको पर्सनली नहीं जानता हो, और उसके बाद परमिशन न मिल जाए तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते थे कश्मीर में। इतने यहाँ पर क्या थे, सख्त नियम कानून थे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या, देखिए अब कश्यप ऋषि ने भी किसको बसाया, ब्राह्मण्स को यानी हिंदुओं को, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक, यानी कि अल बरूनी भी जब कश्मीर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तो जब तक आपको कोई पर्सनली नहीं जानता हो, यानी अगर आप हिंदू भी हो फिर भी आपको अगर वहाँ का कोई लोकल व्यक्ति नहीं जानता तो आपको कश्मीर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री तो समझिए बैन ही थी, और हिंदू होते हुए आपको एंट्री तब मिलेगी जब आपको वहाँ का कोई लोकल नोबेल जानेगा, यानी पहचानता होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कश्मीर बहुत लंबे समय तक आउटसाइडर से दूर रहा। कश्मीर में बहुत लंबे समय तक कोई बाहरियों का प्रवेश नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुई। यानी कि यहाँ पर हिंदुइज्म रहा होगा, या हिंदुइज्म नहीं कह सकते तो सैविज्म रहा होगा। यानी उस वक्त जो सेक्ट थे, तो हिंदू में दो ही सेक्ट थे, वैष्णविज्म और सैविज्म, तो कश्मीर में सैविज्म था। तो चाहिए, तो अब इस पॉइंट को लिखिए,
लिखिए, इन द 11th century, in the 11th century, the rulers, in the 11th century, the rulers were, the rulers were ऐसे followed नहीं, followers, the rulers were followers of Saivism, the rulers were followers of Saivism. So Saivism was the central, so Saivism was the central religion of Kashmir. So Saivism was central religion of कश्मीर. तो 11th सेंचुरी तक क्या था, कश्मीर में सैविज्म था और बहुत ही सख्त टाइप का यहाँ पर रूल था कि किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं हो सकती. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर सब कुछ बदल सा गया. अब उसको देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ अब मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा. क्या लिख रहे हैं हम लोग, कश्मीर. तो कश्मीर की राजाओं के बारे में अभी कोई कहानी हमें नहीं शुरू की है. हम अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग सोर्स में कश्मीर के बारे में क्या कहा गया है. तो अलबरूनी ने कहा अल हिंद, यानी कि यहाँ पर किसी भी बाहरी का एंट्री एक्सेप्टेबल नहीं था. बाकी आपको मैथोलॉजिकल कहानी आपको बता दिया. और 11th सेंचुरी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि कश्मीर में सैविज्म था और जो राजा था वो भी सैविज्म को मान रहा है. तो राजा जिस धर्म को मान रहा है वही क्या हो गया, उस राज्य का सेंट्रल रिलीजन हो गया. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई. पर अब यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है. दिक्कत क्या होती है कि जो वाकई में यहाँ पर जो डायनेस्टी चल रही थी वो थी लोहरा डायनेस्टी. कश्मीर में जो डायनेस्टी थी वो थी लोहरा डायनेस्टी. ठीक है, कब से, 1003 से लेकर 1320 तक. इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां हैं. तो होता क्या है कि लोहरा डायनेस्टी स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अपने अंतिम समय यानी कि 1300 वगैरह यानी कि 12th सेंचुरी आते आते लोहरा डायनेस्टी काफ़ी अनपॉपुलर हो जाती है. क्या होती है, काफ़ी अनपॉपुलर हो जाती है. क्यों, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो लिखिएगा, द लोहरा डायनेस्टी 1003 to 1320 CE became unpopular due to its oppressive taxation, corruption, and rise of the Damaras.
एंड राइज ऑफ द दमारस, दमारस का मतलब होता है फ्यूडल लॉर्ड्स, वहाँ के लैंग्वेज में दमारस, हम लोग के लैंग्वेज में फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। एंड राइज ऑफ दमारस, तो फ्यूडल लॉर्ड्स, करप्शन, टैक्सेशन, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दमारस, एंड आल्सो पावर स्ट्रगल, एंड आल्सो पावर स्ट्रगल फॉर थ्रोन, सिंहासन यानी राजा बनने के लिए पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कब? 1320 आते आते तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सो अब जहां पावर स्ट्रगल होगा वहां क्या होगा? एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होंगी, साजिशें होंगी तो क्या होगा? इससे बाहरियों का एंट्री क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो लिखिएगा, सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज मतलब क्या? लोगों का राजा पर से विश्वास खत्म होना, यानी राजा की पॉपुलैरिटी कम हो जाना। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, करप्शन बढ़ गया था, तो लोग क्या थे? राजा से दुखी हो गए। तो और बाकी फ्यूडल लॉर्ड्स का जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स का अपना कंट्रोल, तो वो क्या करेंगे? हर कोई पावर पाना चाहेगा, तो कोई बाहरियों का भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो वही हुआ। तो सो ऑल दीज थिंग्स paved way for the foreign invasion, for the foreign invasion in कश्मीर, बाहरियों का कश्मीर में एंट्री करने का रास्ता क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि जब बाहरी कोई घुसेगा तो पहले सब मिलकर लड़ रहे हैं, अब कोई बाहरी को सपोर्ट कर रहा है और कोई राजा के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो राजा कमजोर पड़ जाएगा। तो इन सबों की वजह से बाहरियों का एंट्री होना आसान हो गया। अब बाहरी की एंट्री होना आसान हुआ तो कौन बाहरी आएगा? लिखिए, in 1320 CE, a Turkic Mongol, chief, a Turkic Mongol chief, कौन? चीफ लिखिएगा, जुलजू, नहीं, हाँ ऐसे नहीं, जुलजू नहीं, ऐसे लिखिए, ए टर्किक मंगोल चीफ इन्वेडेड कश्मीर and the last king of कश्मीर, कौन? सुहदेव, एंड लास्ट किंग ऑफ कश्मीर सुहदेव fled away from कश्मीर। क्या होगा? fled from कश्मीर। तो मंगोल्स तो बहुत पावरफुल थे ही थे, तो एक मंगोल सरदार ने क्या किया? कश्मीर पर अटैक किया, और जो लास्ट किंग था, क्या नाम था? सुहदेव,
वो सुहदेव भाग गया कश्मीर छोड़कर। और इस चीफ का जो नाम है वो चाहे तो लिख लीजिए, जुलजू ही था। मुझे थोड़ा सा दूसरा नाम याद आ रहा था, जुलजू नाम का, जलजू, जलजू नाम का चीफ जो था, इसने यहाँ पर क्या किया, इन्वेड किया। और इनका जो लास्ट किंग था, कौन से डायनेस्टी का, ये लोहरा डायनेस्टी का राजा है। कौन सा है, लोहरा डायनेस्टी, लोहरा डायनेस्टी का लास्ट किंग है सुहदेव, वो कश्मीर छोड़कर भाग गया। अब जुलजू यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से क्या किया, मैस्कर करता है, यानी कि लूट पाट करता है वगैरह वगैरह। इस तरह से क्या हुआ कि जो लहरा थी वो पूरी तरह से लोगों का से उनका विश्वास खत्म हो गया उस डायनेस्टी के राजा से। अब तो ये तो 1320 की कहानी है। इसके बीच में वो रहता है, कुछ होता है वगैरह वगैरह। इसके बाद एक राजा आता है या व्यक्ति, इसका नाम है शमसुद्दीन शाह नाम का व्यक्ति आता है। ठीक है, तो देखिए अब ये टर्किश मंगोल जो है ना, मंगोलों की एक खासियत थी, वो लूटपाट करके चले जाते थे और वहाँ पर किसी व्यक्ति को अपने बिहाफ पर बैठा देते थे। मंगोल्स क्या करते थे, चाहे चंगेज खां हो चाहे कोई भी हो, या तैमूर ही क्यों ना हो, जब दिल्ली पर इन्वेड किया था, तो कभी भी आप देखिए इनकी यही कहानी रही है मंगोल्स की, कि वो इन्वेड करते हैं, इन्वेड करने के बाद अपने बिहाफ पर किसी को सत्ता सौंप कर चले जाते हैं, कहते हैं तुम मेरे बिहाफ पर यहाँ पर राज करो। तो ऐसे ही ये टर्किश मंगोल चीफ भी वहाँ पर किसी को बैठाकर आगे बढ़ गया। तो कहानी आगे जब बढ़ती है तो डायरेक्ट पहुंच जाती है कहाँ, 1339। तो लिखिए इन 1339 सीई, इन 1339 सीई शमसुद्दीन शाह, शमसुद्दीन शाह डिपोज्ड शैवा रूलर, डिपोज्ड शैवा रूलर and became the king of कश्मीर। तो सीधे हमें ये याद रखना है कि लहरा डायनेस्टी को के राजा को कौन किसके वजह से भाग जाता है वो छोड़कर, मंगोल इन्वेजन की वजह से। और उस मंगोल इन्वेजन के बाद कोई एक सैवान डायनेस्टी का रूलर वगैरह आते हैं, लेकिन वो कोई खास मजबूत वगैरह नहीं रहते हैं। तो एक शमसुद्दीन शाह नाम का, अब शमसुद्दीन शाह के बारे में आपको दिल्ली सल्तनत में थोड़ा बहुत बताया गया है, ठीक है, वो आता है, सैवा रूलर को हटाकर कश्मीर का राजा बन जाता है। और यहाँ से कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत होती है। किसकी, इस्लाम। तो पहला इस्लामिक रूलर कश्मीर का जो है उसका नाम है शमसुद्दीन शाह। तो लिखिए किंग ऑफ द कश्मीर एंड फ्रॉम दिस पीरियड and from this period onwards, Islam influenced the Kashmiri society, इस्लाम इन्फ्लुएंस द कश्मीरी सोसाइटी। तो वो कश्मीर जिसमें
हिंदू तक भी की एंट्री नहीं हो पाती थी अगर कोई लोकल नोबेल उसको पर्सनली नहीं जानता था। उस कश्मीर में क्या हो गया, एक इस्लामिक शासन आ गया और इस्लाम की एंट्री हो गई। ठीक है, यहीं पर फिर बात नहीं रुकी, इसके आगे भी बात गई। तो इसके आगे क्या हुआ, जब इस्लाम आएगा तो फिर इस्लामी सूफी संत भी आएंगे, सूफी संत। और जब सूफी संत आएंगे तो वो इस्लामिक प्रीचर के रूप में आएंगे, इस्लाम को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर एक इस्लामिक प्रीचर आते हैं, तो लिखिएगा, लिखिए इस्लामिक इस्लामिक प्रीचर, इस्लामिक प्रीचर शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन, इस्लामिक प्रीचर शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूरुद्दीन नूरानी, who is traditionally, who is traditionally reversed by Hindus as Nand Rishi, as Nand Rishi combined elements of Kashmir Saivism, of Kashmir Saivism with combined elements of Kashmir Saivism with Sufi mysticism, with Sufi mysticism in his discourse, in his discourse। और इस तरह से क्या हुआ, इस्लाम कश्मीर में बढ़ता चला गया। क्या हुआ, इस्लाम कश्मीर में बढ़ता चला गया। यानी कि यहाँ पर क्या आ गए, सूफी संत आ गए। सूफी संतों ने कश्मीरी सिस्टम को इस्लाम के साथ जोड़ दिया और इस तरह से क्या हो गया, इस्लाम यहाँ पर बढ़ता चला गया। तो लिखिएगा 10 in the 14th century, thus in the 14th century under the influence of Sufi sants like Nurani, Sufi sons like Nurani, Islam gradually became the dominant religion in Kashmir. Islam became the dominant religion in Kashmir. तो यहाँ ये मत समझिएगा कि केवल सूफी संतों का ही रोल है, यहाँ पर मोनार्क का भी रोल आएगा। क्यों?
क्योंकि जब सूफी संत प्रीचिंग देंगे लेकिन मोनार्क अगर उस धर्म को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर उस धर्म के लोगों को प्रिविलेज दे रहा है या लोगों का फोर्सफुली कन्वर्जन करवा रहा हो, तो वो धर्म अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और होता क्या है जनरली ऐसे केसेस में, जो गरीब होते हैं, पुअर सेक्शन होता है। अब जैसे अगर हिंदू धर्म या सेविज्म था तो जो वहाँ की सारी थी कि ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जात, ये सारी सिस्टम रही होंगी। और तो जो उसमें गरीब लोग थे उनको दिखा इस्लाम की राजा जो है वो इस्लामिक है, और इस्लाम के सभी लोगों को वो क्या कर रहा है, बराबर से ट्रीट कर रहा है। तो लोगों को बराबरी का मौका मिला, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा था। तो लोगों ने क्या किया, अपना धर्म, इस्लामिक धर्म को अपना लिया। तो यहाँ राजा का भी रोल है, मोनार्क का भी रोल है, सूफी संतों का भी रोल है, क्योंकि इन्होंने उसको प्रोपोगेट किया, लोगों तक फैलाया। और इस तरह से वो कश्मीर, जिस कश्मीर में कहा जाता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को रखा गया, बाद में बाकी लोग भी आए, लेकिन किसी भी बाहरी को वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं रहती थी जब तक वहाँ के लोकल नोबल्स के द्वारा उसको पर्सनली वेरीफाई न किया जाए। और उस कश्मीर की हालत ऐसी हो गई कि वहाँ पर इस्लाम की एंट्री हुई शमसुद्दीन शाह के द्वारा, जो वहाँ का रूलर बना, और समय के साथ ऐसा हो गया कि उस कश्मीर में इस्लाम क्या हो गया, मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन हो गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब हम लोग उन राजाओं के बारे में देख लेंगे, उन इस्लामिक राजाओं को देखेंगे जिनके अंडर में कश्मीर आगे बढ़ा और कैसे चीज़ों को हुआ। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब उन इस्लामिक राजाओं को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट इसके आगे करते हैं।